जय हिंद बच्चों। आप लोग के बीच पुनः आज मैं क्लास 7 को लेकर के आया हूँ, जिसमें आपका मैथमेटिक्स होगा। जो मैथमेटिक्स में सबसे पहले हमको जिस चीज को समझना है उस चीज प्रोसेस को मैंने आपको बोर्ड पे लिखा हूँ। इस चीज को देखना है कि ये क्लास 7 में कितनी जानकारियां हमको छिपी हुई है प्रश्नावली से पहले, मतलब अभ्यास से पहले। जिस चीज को मैंने आपको सजा करके लिखा हूँ इस पे एक एक शब्द पे, और मैं टॉपिक पे चर्चा कर देता हूँ। इसके बाद पुनः आगे की ओर मैं काम करूंगा। जैसे आपको लिखा गया पूर्णांक की समझ, इंटेजर नंबर आपको पाठ की स्टार्टिंग होगा। इसमें आपको मैं लिखा हूँ यहाँ डॉट डॉट दिया गया है -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। दोनों साइड में आपको अनंत तक संख्याएं जाती है, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, जब भी ऐसी संख्या लिखी गई क्रम में है तो ये आप समझ लीजिए कि यहाँ पे शो किए हैं पूर्णांक की समझ। तो ये सब पूर्णांक है, इसमें पूर्णांक की समझ डाली गई है, इसमें पूर्णांक संख्या है। और मैं क्या किया हूँ कि इसी पूरी संख्याओं को मैंने सजाने का प्रयास किया हूँ नीचे की ओर, जिसमें आपको लिखा गया है पूर्णांक। पूर्णांक का स्पेशल मैंने लिख करके लिखा हूँ इंटेजर, ठीक है। इसमें यही संख्या, जितनी संख्या लिखी गई है ये सब संख्या -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट आदि, ये जो भी संख्याएं माइनस ले प्लस की तरफ और शून्य उसमें सम्मिलित होता है तो वो संख्याएं हमारे पास किसकी बनती है, तो पूर्णांक की बनती है। अब आपको यही ध्यान देना हो कि इसी पूर्णांक संख्या में से हमने आपको निकाला है। सबसे पहले एक शब्द यहाँ पे निकाला है विशिष्ट पूर्णांक। विशिष्ट पूर्णांक मतलब स्पेसिफाई नंबर, जिसका अपवर्तक एक हो, ठीक है, जिसका अपवर्तक एक हो। इसका मतलब क्या हुआ, वह मात्र एक ऐसी अंक है जिसका अपवर्तक एक होता है। एक जो है एक का खंड कीजिएगा तो एक ही होगा। जैसे आपको लिख दिया है कि 1 होगा, ये एक स्पेशल आपको विशिष्ट पूर्णांक की अंक होती है, ये एक होती है। दूसरी चीज, इसी पूर्णांक से हम निकाले हैं धन पूर्णांक, पॉजिटिव नंबर। धन पूर्णांक में क्या होता है कि कोई भी अंक प्लस वाली ली गई है 1 2 3 4, इसमें मैंने +1 +2 +3 +4 +5 डॉट डॉट आदि किए हैं। इसलिए किए हैं आपको कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि धन माने प्लस का चिन्ह होगा या नहीं भी होगा। इसमें चिन्ह दीजिए प्लस का या नहीं भी दीजिए तो आपको धन पूर्णांक ही होगा। ये भी संख्या जो है इसी पूर्णांक से निकला गया है, निकाल कर लाए हैं। यहां से देखिए, पुनः मैं अगला स्टेप पे बात करता हूं ऋण पूर्णांक की। ऋण पूर्णांक ये संख्या जो देखिए इंटीजर नंबर में जो माइनस की संख्या दी गई है, ये संख्या को मैंने ऋण पूर्णांक में लिखा हूं नेगेटिव नंबर से, -1 -2 -3 -4 -5। यहां से मैंने लिखा हूं, आगे पीछे उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जिस संख्या में माइनस की चिन्ह दी जाती है वो संख्याएं हमारे पास निगेटिव पूर्णांक बनती है। पुनः ये तीनों के बाद मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूं पूर्ण संख्या पे। तो पूर्ण संख्या में क्या किया गया है कि शून्य से लेकर के यहां से लेकर के इस तरह से समझा दिया गया है, 0 1 2 3 4, ये संख्या इसमें लिखी गई है, 5 भी लिखे हैं डॉट डॉट आगे तरफ। तो जिस संख्याओं में 0 1 2 से स्टार्टिंग संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है। तीसरा चीज, उसके बाद में सम संख्या है। सम संख्या इसी में है, आप समझिए सम संख्या इवन नंबर, इसमें 2 है 4 है, इसी तरह से और आगे है तो 2 4 6 8 10, इस तरह से जो भी संख्याएं हैं सभी सम संख्या है। जो 2 से पूरी पूरी विभाजित होती है उसे हम लोग सम संख्या बोलते हैं। पुनः इसी के अंदर में हम आते हैं, इसी में है विषम संख्या। ऑड नंबर दिया गया है जिसमें देखिए 1 है 3 है, इसी तरह से 5 होगा 7 होगा। तो 1 है यहाँ पे, 3 है 5 7 9 डॉट डॉट। वैसी संख्या जो आपको 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है वह संख्या हमारे पास विषम में होती है, जो ये आपको स्टेप में दिया हूं। पुनः उसी संख्याओं में से इसी क्रम से लिए है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या में क्या होता है कि केवल हमने 1 से स्टार्टिंग करते हैं और पॉजिटिव नंबर को लिख देते हैं, तो 1 इसमें अनिवार्य है तभी प्राकृत संख्या बनेगी। 1 इसमें हट जाएगा तो फिर ये अलग नंबर की शो करने लगेगा। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट आदि संख्याएं हम आपको दिए हैं, तो ये हमारे पास प्राकृत संख्या हो गया। उसके बाद इसी संख्या से निकाले हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या आपको मालूम है कोई ऐसी संख्या जो केवल अपनी पहाड़ा में, अभाज्य है जो केवल अपनी पहाड़ा में आती है
और 1 के पहाड़ा में आती है, वैसी संख्या को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। 2 जो है 1 के पहाड़ा में आएगा, 2 के पहाड़ा में आएगा, 3 उसी तरह से 2 के पहाड़ा में आएगा, 2 के पहाड़ा करे सॉरी 3 के पहाड़ा में आएगा और 1 के पहाड़ा में आएगा, 5 अपने पहाड़ा में आएगा और 5 के पहाड़ा में आएगा, 7 वही काम है, 7 के पहाड़ा में आएगा और 1 के पहाड़ा में आएगा, 11 का काम वही है कि 11 1 अपने पहाड़ा में आएगा। तो ये चीज जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आगे की ओर तो अनंत तक जाएगी। इसके बाद भाज्य नंबर इसी से निकाला गया है, को प्राइम को पॉजिटिव नंबर, ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर 4 6 8 9 10। तो इसमें क्या होता है कि भाज्य संख्या जो होता है वो 2 से अधिक पहाड़ों में आती है। 2 से अधिक के मतलब होगा कि उसका कम से कम 3 अपवर्तक निश्चित होता है, 3 अंकों से विभाजित होती है, या 3 से अधिक से भी होगा लेकिन 3 से कम नहीं होता है। वैसी संख्या को हम लोग भाज्य संख्या में लिखे हैं, या ऐसी संख्या भाज्य कहलाती है। ये मैं आपको केवल 7 क्लास के कंसेप्ट को समझाया है, एक पूर्णांक की समझ को लेकर के, और इतनी सारी कोई संख्याओं को मैंने इस पे सजाया है। दूसरी चीज, इसमें संख्याएं जो है आपको जितना आपको 7 क्लास के अंदर में सीखना है उसे कहीं मैं इसको ज्यादा लिखा हूं, ठीक है, उसे कहीं ज्यादा मैं इस चीज को बताया हूं। इसके अंदर में आप समझने का प्रयास कीजिए, और ये समझिए कि परिभाषा तो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि परिभाषा का प्रोसेस में जैसे समझाया हूं इस चीज को आप देख सकते हैं कि पूर्णांक में विशिष्ट पूर्णांक भी है, एक आपके पास है ये है, और इसके बाद धन पूर्णांक है, पॉजिटिव नंबर है ये है इसी में, इसके बाद ऋण पूर्णांक माइनस वाला अंक इसमें है ये है, इसके बाद पूर्ण संख्या यहां से स्टार्टिंग करिए तो ये पूर्ण संख्या है ये है, सम संख्या इसी में है, 2 4 डॉट डॉट आगे दिए हैं इसी में है, इसके बाद विषम संख्या इसी के अंदर से लिया गया है, 1 3 5 7 आगे की ओर, इसके बाद प्राकृत संख्या इसी में है, 1 से स्टार्टिंग किए हैं, 1 से स्टार्टिंग किया है प्राकृत संख्या में आगे की ओर, इसके बाद में अभाज्य संख्या इसी के अंदर से निकाला गया अभाज्य 2 3 आगे 5 7 जो लिखा गया आपके पास यहाँ पे, इसी प्रकार से अभाज्य संख्या इसी के अंदर से निकाला गया है, 2 हो गया, 2 छोड़ दी 4 होगा, इसके बाद में 4 6 8 9, इस तरह से ये जो संख्या है सब आपके पूर्णांक की समझ से मैं समझाया हूं कि पूर्णांक के अंदर में इतनी संख्या आपको रखी जाती है, और ये आपको आगे जस्ट चैप्टर में चलेंगे तो सब काम पड़ेगा इसका। अगर इसकी जानकारी आप नहीं रख पाएंगे तो आपको ये मुश्किल खड़ा होगा, या किसी क्लास के बच्चे के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, या माध्यमिका लोग पढ़ने जाएंगे 9th में पढ़े या 10th में पढ़े या किसी में पढ़े या 8 में पढ़े या 7 में पढ़े, तो उसमें आपको आता है कि 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य, या 3 लगातार पूर्ण संख्याओं का माध्य, या 3 लगातार विषम संख्याओं का माध्य, तो उस जगह फिर पुनः आपको इसको जानना होगा। इसलिए मैं इसको क्या किया हूं कि आपको एक बार जानकारी इसके लिए दे दिया ताकि इस चीज को आप समझ पाएंगे, और कोई भी क्लास के बच्चा हो ये कंसेप्ट को जानना पड़ेगा तभी आप काम कर पाएंगे। अब मैं इसके आगे की ओर बढ़ा रहा हूं, 7 क्लास की स्टार्टिंग है पूर्णांक की समझ से, तो इस चीज को आप लोग पूरा ढंग से उतार लेंगे और समझ लेंगे। पुनः मैं इसको आगे काम करता हूं, इसके आगे हमको क्या जानना है वो चीज को मैं बता रहा हूं। ये सबका परिभाषा लिखा जाता है, लेकिन परिभाषा न दे करके मैं आपको कंसेप्ट से समझा दिया हूं, इतना आप काम करिए समझिए तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आगे क्वेश्चन बनाएंगे तो इसका जरूरत पड़ेगा उसमें, और छोड़ेंगे तो यही चीज आपको आगे दिक्कत होगा कि पुनः आपको भाज्य और अभाज्य के बारे में जानना होगा। अब इसके बाद एक स्टेप होगा आपको 7 क्लास बुक से, योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम, 2 चीज है, एडिटिव नंबर, इसमें क्या होता है, किसी पूर्णांक का विपरीत चिन्ह, किसी पूर्णांक ठीक है, किसी पूर्णांक का विपरीत चिन्ह को
योज्य किसी पूर्णांक का विपरीत चिन्ह, ठीक है, विपरीत चिन्ह, यहां पे विपरीत चिन्ह, यहां थोड़ा बदलिए, विपरीत चिन्ह के पूर्णांक को योज्य प्रतिलोम कहते हैं। अब इसमें समझिए लिखा गया कि योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम एडिटिव नंबर किसी पूर्णांक का विपरीत चिन्ह के पूर्णांक को योज्य प्रतिलोम कहते हैं। जैसे ये समझिए यहां पे कि आपके पास 5 है, 5 का योज्य प्रतिलोम इसमें प्लस का चिन्ह है तो यहां पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा। यही होता है अंतर इसमें योज्य प्रतिलोम में कि चिन्ह केवल बदल जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं -3 का योज्य प्रतिलोम, तो हो जाएगा 3। ये आपका कंसेप्ट हो गया। या आप 8 क्लास के अंदर में चलेंगे तब फर्स्ट में आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। इस चीज आपको 7 के अंदर में जानना है, इसमें दूसरे ढंग से मैं परिभाषा दिया हो, इसलिए इस कंसेप्ट को जानना पड़ेगा कि 5 का योज्य प्रतिलोम -5 होगा और -3 का योज्य प्रतिलोम 3 हुआ। दूसरी चीज इसके अंदर में एक नोट देते हैं, यहाँ पे नोट ये देते हैं कि योज्य प्रतिलोम संख्या के योज्य प्रतिलोम संख्या का योज्य संख्या की योज्य प्रतिलोम का योग 0 होता है। इसको समझिए, नोट में दिया कि संख्या का योज्य प्रतिलोम का योग 0 होता है। मतलब हो गया कि संख्या है 5 और इसका योज्य प्रतिलोम -5 है, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 0 ही होगा। जैसे आप समझिए इसमें 5 प्लस -5 इसका जोगफल क्या होगा, आप समझ गए होंगे कि -5 माइनस में मतलब 5 - 5 बराबर प्लस माइनस माइनस हो गया, तो दोनों में से एक ही समान अंक है, घटने के बाद 0 हो गया। तो यही हो गया संख्या की योज्य प्रतिलोम का योग जो होता है 0 होता है। ये नोट आपका हो गया, इससे संबंधित है। ये आपको पढ़ना है 7 क्लास में और 9th क्लास में पुनः इसी चैप्टर से इसी टॉपिक पे आगे की क्लास करना है, जो प्रश्नावली 1.1 होगा। इसके बाद आगे इसको पढ़ना है, अगला स्टेप योग के अंतर्गत योग के अंतर्गत समवृत्त क्लोज्ड क्लोज्ड, ठीक है, दो पूर्णांकों का योग, दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक, दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होता है। इसी को योग अंतर्गत समवृत्त क्लोज्ड बोलते हैं कि दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होता है। जैसे इसको समझिए, 5 में आप जोड़ दीजिए से -7 को, तो क्या होगा, 5 - 7 बराबर -2। ये क्या हुआ, ये -2 पूर्णांक संख्या हो गई। इसी तरह से और ले सकते हैं, -2 + 7 बराबर 7 - 2 = 5। तो क्या हुआ, ये भी जो है 5 और 2 माइनस जो है आपको क्या हुआ, पूर्णांक संख्या हुआ। -2 भी पूर्णांक संख्या हुआ, 5 भी पूर्णांक संख्या हुआ। तो ये होता है योग के अंतर्गत समवृत्त दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक संख्या ही होता है, जो आपका भी इसको भी पढ़ना है। नेक्स्ट इसके बाद मैं बात कर रहा हूं, एक और आपको पढ़ना है इसके अंदर में, सहचर्य का गुण।
इससे पहले साहचर्य का गुण, एसोसिएटिव लॉ, ये जो है दो तरह से होता है, ठीक है ना, ये दो पर लागू होता है, दो पर लागू होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। दो पर लागू होता है कि मतलब क्या हो गया, दो तरीका लगा दीजिए यहां पे, दो तरीका, दो तरीका पर लागू होता है, वो क्या है, एक होगा, दो पर लागू होने का मतलब एक क्या होगा, इसके अंदर में योग का साहचर्य नियम, एक होगा इस पे योग का साहचर्य नियम, और दूसरा नंबर जो होगा गुणा का साहचर्य नियम। अब इसी को समझना होगा कि योग का साहचर्य नियम क्या है। जैसे आप समझिए 5+2+1, इसी को 5+2+1 इसको आप कैसे लिखेंगे ये समझिए। इसको आगे करिए, 2+1 अब +5, अब इसमें से क्या करेंगे कि 2 बाहर करेंगे और 1+5 अंदर करेंगे। इसी रूप पर हम लोग काम करते हैं। 2+1 एक बार ब्रैकेट में है, +5 बाहर है, इसमें क्या किया कि 2 बाहर कर दिए, +1+5 कर दिए। तो यही रूल जो होता है योग का साहचर्य नियम कहलाता है। तीन अंक को आगे पीछे अंक को जोड़ेंगे दो गो के साथ में, तो वो अंक का मान समान होगा। इसका रूल क्या होता है, तो इस पे आप समझिए, a+b +c बराबर हो जाएगा, a बाहर कर दीजिए +b+c। यही रूल होता है योग का साहचर्य का। इसी रूल पर आपका योग का साहचर्य चलता है, ठीक है। उसी तरह से गुणा का साहचर्य नियम गुणा पे भी लागू होता है, सेम वही काम करेंगे, 2 गुने 1 गुणे 5, उसी तरह से 2 गुने 1 गुने 5, तो गुणा के क्रम में वही गुणा का चिन्ह हो जाएगा, a गुने b ब्रैकेट गुने c बराबर a गुने b गुने c। यही आपका गुणा का साहचर्य नियम है। इसको भी पढ़ना है आपको 7 क्लास के अंदर से, और 8 क्लास में भी पढ़ना है इस चीज को। इसलिए आप इसको दोनों के साहचर्य का गुण दो तरीका पर लागू होता है, एक होता है योग पर, एक होता है गुणा पर। इसका मतलब यही हुआ, एक योग पर एक पर गुणा पर लागू होता है, जो आपके सामने समझा दिए। कभी भी ऐसा अंक आगे पीछे करके लिखेंगे तो सभी का योग जो होगा बराबर होगा। तो ये आपको प्रोसेस पढ़ना है 7 क्लास के स्टार्टिंग बुक में। वन ये नंबर हो गया और इसके बाद ये नंबर हो गया और ये हो गया। इसके बाद आगे क्या देखना है उसको मैं पुनः बता देता हूं, तब आपकी प्रश्नावली पर काम किया जाएगा। अब अगला पे आइए, योज्य तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है, किसी संख्या में शून्य जोड़ने पर स्वयं
संख्या प्राप्त होती है। जैसे 5 में शून्य जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा, -3 में शून्य जोड़ेंगे तो -3 मिलेगा। इसी तरह से बहुत सारे अंक शून्य केवल उसमें जोड़ने के बाद जो संख्या है वही संख्या आपको बार बार मिलती है। तो ऐसी स्टेप को हम लोग योज्य तत्समक बोलते हैं। किसी संख्या में शून्य जोड़ने पर स्वयं संख्या प्राप्त होती है। इसका रूल क्या है? ए किस पर बैठा हुआ है? तो इस पे है a प्लस शून्य बराबर ए। जो संख्या है रूप जो है इसी रूप में होता है, a प्लस शून्य बराबर ए। जो संख्या रहेगा, जिस संख्या -9 + 9 जो भी रूप रहेगा वह रूप आपको प्राप्त होगा। यह आपका योज्य तत्समक हो गया। अब एक और पढ़ना है, संवरक नियम, संवरक गुण कहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है? दो पूर्णांकों अंतर एक पूर्णांक होता है। दो पूर्णांकों का अंतर एक पूर्णांक होता है। जैसे समझिए 5 है और इसका अंतर करना है, दो पूर्णांक है, 5 का अंतर 10 ले करेंगे तो -5 हो गया। ये अंतर भी जो बना वो क्या बना? पूर्णांक बना। फिर पुनः आ सकते हैं -5 और माइनस इसमें 7 कर दीजिए, तो इसका भी दोनों का क्रिया आगे की बढ़ाएंगे तो -12 होगा। ये भी जो संख्या तैयार हुआ वो क्या हुआ? पूर्णांक हो। मतलब यहाँ पूर्णांक बचना चाहिए। पूर्णांक में तो आपको मालूम होगा कि शून्य भी आता है और ऋणात्मक भी आता है, धनात्मक भी हो सकता है, लेकिन अंतर जो है वही होना चाहिए। एक और आप ले लीजिए, अंतर केवल बताना है तो दो पूर्णांक का अंतर, तो यह कितना हो गया? 4 हो गया। ये भी पूर्णांक हो गया। तो एक स्टेप इसको भी आपको सीखना है कि संवरक गुण क्या है। दो पूर्णांकों का अंतर एक पूर्णांक होता है। इस रूल को हम लोग बोलते हैं संवरक गुण। यह आपको पढ़ना है। इसके बाद ये जो प्रोसेस मैं बताया हूं, इसी प्रोसेस पे आपको प्रश्नावली 1.1 स्टार्टिंग होगी। अब आप उसको देखना होगा कि कितना हम आपको पकड़ पाते हैं और कितना समझ पाते हैं। तो इसमें इसका रूप कैसा होगा? एक रूप मैं बता देता हूं, a माइनस बी बराबर पूर्णांक। सीधा मतलब है कि दो पूर्णांक का अंतर कीजिएगा तो पूर्णांक संख्या बचेगा। इसी रूप पे बैठा रहता है, इसी रूप पे स्थित होता है। तो ये आपको कंसेप्ट हो गया। अब इसके बाद प्रश्नावली आपको स्टार्टिंग होगा। एक और इसका रूप है, थोड़ा सा इसको भी जान लीजिए। क्रम विनिमय गुण। दो पूर्णांकों का योगफल एवं उनके उल्टे क्रम का योगफल
समान होता है। ये होता है क्रम विनिमय गुण। जैसे 5 में 2 जोड़िए और 2 में 5 जोड़िए, दोनों का मान समान हुआ। -7 में 2 जोड़िए, 2 में उलट दीजिए तो दोनों के मान क्या होगा, समान ही होगा। 2 में से -7 घटेगा तो -5, 2 में से -7 घटेगा मतलब -7 घटेगा तो -5। ऐसा क्रम जो होता है, या 3 + 1 बराबर 1 + 3, सबका मान बराबर होगा, तीनों का मान बराबर ही है। ऐसा स्थिति जो होता है क्रम विनिमय गुण कहलाता है। ठीक है, ये रूप कैसा होता है, इस रूप पे मैं बता देता हूं। रूप कैसा होगा, a + b होगा तो b + a होगा। ये दोनों का योग का मान जो होगा बराबर होगा। पहले संख्या जो लिखे है उसमें b जोड़िए, फिर b में a जोड़िएगा तो बात बराबर ही होगी। इस तरह से रूल को हम लोग बोलते हैं क्रम विनिमय गुण नियम। ये आपको पढ़ना है 7 क्लास में। अपना इस चीज को आगे पढ़ना है आपको 8 में भी। अब उसके बाद आगे करना है प्रश्नावली पर काम। कुछ क्वेश्चन है इसके। अच्छा चलिए इसको प्रश्नावली पे काम करिए। एक नंबर आपको क्वेश्चन का हेडिंग है निम्नलिखित के बीच सभी पूर्णांक संख्याएं लिखिए। इसमें आपका एक नंबर ए नंबर क्वेश्चन जो दिया गया उसको समझिए। -5 और 5। अब आप समझिए कि -5 और 5 के बीच में पूर्णांक देखिए लिखा है यहाँ पे सभी पूर्णांक। अभी दोनों के बीच में सभी पूर्णांक पे बात कीजिए तो हम क्या करते हैं, इसके पहले -5 ले हमको प्लस में जाना है। यहां देखिए -5 से प्लस में जाना है तो मान घटते क्रम में बढ़ते क्रम में चलिए। -5 -4 -3 -2 -1, इसके बाद हो जाएगा 0 1 2 3 4 और 5। आप देखिए इसमें मैं क्या किया हूं, -5 से चले हैं और 5 की तरफ हम पहुंच गए तो हमको बताना है इस दोनों के बीच में संख्या। इस दोनों के बीच में जब हमको संख्या बताना है तो क्या करेंगे, अतः मैं लिख सकता हूं -5 और 5 के बीच सभी पूर्णांक। आप सोचिए इस दोनों को अंकों को आपने बंद कर दीजिए, इसको और इसको, बाकी जो बीच वाला बचा उसको आप लिख दीजिए तो ये हो जाएगा -4 -3 -2 -1 0 1 2 3। समझ गए। और इसके बाद में 4, क्योंकि 5 तक बताना है। यह आपका पहला क्वेश्चन का बनावट हो गया। यह पहला क्वेश्चन आपका हल हो गया। इसी प्रकार से और सब क्वेश्चन को हल करना है। इसमें मैं नेक्स्ट बी बना देता हूं। बी नंबर आपको दिया है -2 और 8 के बीच। वही काम इसमें भी करेंगे। -2 माइनस से प्लस में जाना है। 1 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिए जो हम पूछ रहे हैं आपसे मान आपके पास उपलब्ध हो गया, 8 हो गया और यहाँ पे -2 है। ये दोनों के बीच में आपके पास जितने संख्या बच रहा
वह सभी पूर्णांक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, वही बात इसमें भी लिख दीजिए। अतः -2 और 8 के बीच सभी पूर्णांक बराबर -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बस 7 तक चलना है, क्योंकि आपको 8 तक ही बताना है, 8 तक में और -2 तक बताना है। तो ये इतनी संख्या जो हो गया, आपको हो गया पूर्ण संख्या। ये आपका दूसरा का आंसर हो गया। तीसरा नंबर में मैं काम कर रहा हूं, सी नंबर पे देखिए, -6 और -2। उसी तरह से अब इसको मैं लिखता हूं -6, माइनस ले माइनस में जाना है, -6, -5, -4, -3, -2। अब आपको देखिए इसके बीच में आपको अंक बताना है, तो बीच वाला अंक जो बचा वही होगा, लिख दीजिए। अतः -6 और -2 के बीच सभी पूर्णांक बराबर -5, -4, -3, -5, -4, -3, क्योंकि 2 लेना है और 6 के बीच बताना है। तो ये आपका हो गया तीसरा नंबर, तीसरा का आपको आंसर हो गया। इसी प्रकार से आगे को हमको काम करना है। ये आपकी पर्सनालिटी 1.1 के पहला क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, तो 3 में बना दिया। नेक्स्ट चौथा नंबर आपको बना रहा हूं, उसको भी देखिए। ये डी नंबर आप देखिए, डी नंबर आपके पास है -4 और -10। -4 से जाना है -10 तक, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और -10। अब इसको समझिए कि -4 हो गया और -10 के बीच बताना है, इसके और इसके बीच बताना है। जो भी बीच वाला बच्चा सबको लिख दीजिए। ये हो जाएगा -4, -4 से ही बताना, -5 होगा, -5, -6, -7, -8, -9। ये आपकी जो संख्या हो गई, ये बीच हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का डी नंबर क्वेश्चन में समाप्त हो गया आपका। अब इसके बाद दूसरा नंबर टॉपिक दूसरा चीज है, इस चीज को हम समझेंगे। इसी प्रकार से कोई भी बीच निकालना होगा तो ये प्रोसेस आपको करना होगा। यदि आपका दिमाग काम कर रहा तेज गति से, तो आप वो जबानी भी, मौखिक भी इसको बता सकते हैं। लेकिन मौखिक बताने से आपको मैं सुंदर तरीका दिया कि आप पहले लिख लीजिए कंसेप्ट उसको, इसके बाद उसमें से छांट कर निकाल लीजिए। ये आपके लिए आसान होगा और समझ में मदद करेगा आपको। जल्दीबाजी कोई भी चीज करेंगे तो आप फंस जाएंगे, आपकी गलती हो सकती है, इसलिए आप प्रोसेस की तरह चलिएगा तो आपके लिए काम की चीज होगा। तो ये आपका डी नंबर हो गया, लास्ट हो गया इस टॉपिक का। नेक्स्ट टॉपिक क्या है उसके बारे में जानिए। ये 2 नंबर आपको है, लिखा गया कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाएं। ठीक है, बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाएं, यही आपको दिया है। इसमें आपको क्वेश्चन बहुत सारा दिया है, तो ए नंबर पे ध्यान दीजिए। आपको दिया है -20 और 4। आप समझते होंगे कि -4 और 20 में नेगेटिव मान पॉजिटिव से हमेशा छोटा होती है रूप में लिखा गया है, क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इसमें आप समझ गए होंगे कि बड़ा कौन सा होगा। इसको स्टेप में आगे की ओर घेर दीजिए। -20, 4 में इसको बड़ा कीजिए, क्योंकि प्लस में है, तो प्लस में कितना बड़ा नेगेटिव अंक होगा उससे बड़ा ही होता है, इसलिए आपका 4 हो जाएगा। बी नंबर पे ध्यान दीजिए, -15 और -8,
अब आप इसको समझिए कि -15 और -8 में किसको घेरना है। इस जगह नहीं घेर रहे हैं ताकि आपको समझने में मदद करेगा। ये लाइन लिखा कर इस दोबारा बनाया हूं। इसमें देखिए दोनों में नेगेटिव है, तो जो नेगेटिव वाला मान छोटा होता है वह बड़ा होता है, क्योंकि अब अगर सोचिए इसको अपने भाषा के रूप में, तो एक 8 रुपया किसी से कर्ज लिया, ये 15 रुपया लिया है, तो ये तो कभी भी कम लिया है, इसको कम कर्ज देना है, इसको ज्यादा देना है, तो जो कम कर्ज देना है वो बड़ा हो गया और जो ज्यादा कर्ज देगा वो छोटा होगा, इसलिए आपका आंसर होगा -8। इसके बाद आइए सी नंबर पे बात करते हैं। सी नंबर आपको दिया है 0 और कोमा 5। इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि 0 और 5 में 0 जो है ना ऋणात्मक है ना धनात्मक है, एक पूर्ण संख्या है, तो 0 हमेशा ऋण से बड़ा होती है। रूल है कि 0 जो होते हैं हमेशा ऋण पूर्णांक से बड़ा होती है, इसलिए आपका ये अंक हो जाएगा बड़ा। इसके बाद डी नंबर पे बात कीजिए, क्योंकि 0 के हमेशा जो होती है, 0 के हमेशा जो होती है ऋण संख्या होती है, तो जो 0 के बाद आती है वो छोटा ही होती है। उसके बाद आपको -20 और -7 में बात करना है। पुनः उसी तरह से आप समझिए, ये रूल सेम इस क्या वाला है, इसका रूल पे ये बैठा है सेम। तो आप सोचिए कि इसमें छोटा है -7, तो ये बड़ा हो जाएगा। ऋण में छोटा अंक बड़ा होती है। डी के बाद ई नंबर आइए। ई नंबर होगा 25 और -2। अब इसको समझिएगा कि 25 और -2 में अभी मैंने बताया कि पॉजिटिव अंक हमेशा ऋणात्मक अंकों से बड़ा होती है, तो पॉजिटिव ये है, ऋणात्मक है, तो ये बड़ा हो गया। इसके बाद लास्ट नंबर क्वेश्चन होगा इसका एफ नंबर, -20 -18। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा अंक हमारे पास बड़ा है, तो -20 और -18। पुनः ये जो क्वेश्चन आ गया सेम इसी पर आ गया कि इस दोनों में ऋण का चिन्ह था, इसमें भी ऋण का चिन्ह है, तो जो छोटा होगा वो बड़ा होगा, इसलिए आपको -18 यहाँ पे आंसर हो गया। गोला घेरना है, ये आपका कंसेप्ट 2 का पूरा समाप्त हो गया। अब इसी तरह से बड़ा और छोटा का पकड़ रखेंगे, क्योंकि नियम आपको याद रहना हो चाहिए कि 0 से जितना ऋणात्मक संख्याएं होती है वो छोटी होती है, और 0 जो होती है वो सभी धनात्मक संख्याओं से छोटी होती है। और 0 आपको मालूम है कि पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या मतलब पूर्ण संख्या में आती है और ये पूर्णांक संख्या में भी आती है, तो ना ये धन है और ना ऋण है, इसलिए ये न्यूट्रल अंक मानिए इसको। तो इससे बड़ा जो होगा कभी ऋणात्मक संख्या नहीं होगा, इससे ऋणात्मक संख्या सभी छोटा होती है। ये प्रोसेस आपको जानना होगा। अब मैं इसके बाद थोड़ा सा और काम कर देता हूं, एक स्टेप, पुनः इसके बाद फिर आगे की ओर आपको, तो एफ क्वेश्चन है इसमें भी, तो मैं नेक्स्ट इस क्लास को आगे को आपको बढ़ा दूंगा और आगे क्लास में दे दूंगा, ठीक है। इतने तक आप जानिए। इसके बाद नेक्स्ट दिन अगला दिन आगे क्लास में आपको 7 क्लास की बुक देंगे, तो उसमें आगे को टोटल क्वेश्चन में हल करूंगा, आप उस चीज को समझिएगा, ठीक है। इसी के साथ